हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर में हम लोग मेनली देखेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म जो है पूरे यूरोप में डेवलप हुआ, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है और किस तरह से यूरोप के अलग अलग रीजन्स में सिविलाइजेशंस डेवलप हुआ, रिवोल्यूशंस होंगे तो क्या मेथड रहेंगे, और किस तरह से कंजर्वेटिव रिगाइम्स जो है पूरे यूरोप में अपना कंट्रोल सेटअप करेगा, और कंजर्वेटिव रिगाइम्स कब अपना कंट्रोल पूरे यूरोप में सेटअप करेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, आपको पीछे में एक फिगर दिख रहा होगा। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये पूरी तरह से जो फिगर आपको दिख रहा है पीछे में, ये फिगर किस चीज को डिटरमाइन कर रहा है? इफ जो यहाँ पर ऊपर में कोई संत है, ऊपर में बहुत सारे जो आपकी नन लोग हैं, जैसे देवी देवता हमारे यहाँ हिंदुइज्म में होते हैं, सेम उसी तरह से बहुत सारे जो गॉड और गॉडेस है, ये एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टेड चार्टेड ऑफ जो मेन राइट्स है वो है। और बहुत सारे, ये जो आपकी बहुत सारी ये भीड़ लंबी सी कतार में आ रही है, ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? ये सिंबलाइज कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से, यानी लिबर्टी को कौन गेन कर लिया। ये एक इमेज था, और इस इमेज को फ्रेडरिक सोरियो ने विजुलाइज किया था। वन मार्क क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सोरियो जो है इस इमेज को कब विजुलाइज किया था? फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। क्या 1848 को हम लोग मिड 19 सेंचुरी भी कह सकते हैं? तो हाँ, इसको मिड 19 सेंचुरी भी कहते हैं। तो मिड 19 सेंचुरी में एक आर्टिस्ट थे, नाम था फ्रेडरिक सोरियो, जो एक फ्रांस, जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो फ्रेडरिक सोरियो वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट जिन्होंने विजुलाइज किया कि यूरोप में जो टॉपसी टर्वी कंडीशन चल रहा है, हर जगह रिवॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा रिवॉल्यूशन ना होकर के पूरे यूरोप में एक तरह से पीस रहती, डेमोक्रेसी रहता, तो कितना अच्छा रहता। ये विजुलाइजेशन फ्रेडरिक सोरियो का था, जिन्होंने अपने विजुलाइजेशन को, अपनी प्रिंटिंग को 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया। और उनका मानना था कि डेमोक्रेसी सेटअप हो जाए, लोगों के पास सफरेज राइट्स आ जाए, ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो है वो हट जाए। A French artist prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republics। तो इनका 1 मार्क क्वेश्चन में अगर आ जाए कि इनका विजुलाइजेशन क्या था, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक सेटअप करना चाहते थे। The first print of series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching long train and offering the homage to Statue of Liberty as they pass। जैसे बहुत सारे लोग सीरीज में आ रहे हैं, और सीरीज में आने के बाद कौन इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर गया? अगर कोई कंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर गया, इसका मतलब कि 1848 तक वो एक नेशन स्टेट बन चुका था, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हो गया था, और वहां पर एक वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ये इस चीज को सिंबलाइज करेगा। जैसे देख लो, आपकी एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट मतलब अनकंट्रोल्ड। जैसे पुराने टाइम में चाहे इंडिया के रूलर हो, चाहे यूरोपियन रूलर्स होते थे, अनकंट्रोल्ड होते थे, एब्सोल्यूटिस्ट होते थे। वो अपने पास पावर को सेंट्रलाइज रखते थे, और वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देते थे। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन होता है, गवर्नमेंट के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग जो लेवल्स है उसके बीच में। बट एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, जिसको हम लोग ऑटोक्रेटिक मोनार्की भी कहते हैं, इस तरह की मोनार्की में पावर का कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, पावर यहाँ पर सेंट्रलाइज रहता है किंग और क्वीन के पास। तो फ्रेडरिक सोरियो का जो विजुलाइजेशन था कि एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की है, इसको खत्म कर दिया जाए और एक तरह से ट्रू डेमोक्रेटिक नेशन सेटअप कर दिया जाए, ये फ्रेडरिक सोरियो का विजुलाइजेशन था। referred to form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive। इसका मतलब मिलिटराइज्ड रहते हैं, रिप्रेसिव रहते हैं और सेंट्रलाइज पावर रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो ड्रॉबैक्स है डेमोक्रेसी के जस्ट अगेंस्ट जाते हैं, जो टर्म, उसको हटाने की बात किए थे फ्रेडरिक सोरियो। यूटोपियन का मतलब ऐसी चीजें जिसका रियल वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से काल्पनिक चीज है। अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, जो पूरी तरह से विजुलाइज किया गया हो, जो काल्पनिक हो, जिसको यूटोपियन विजन बोलते हैं। और फ्रेडरिक सोरियो का ये जो पेंटिंग था, उनका यूटोपियन विजन था और रियल नहीं था। उनका विजुलाइजेशन था कि यूरोप में अगर इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन क्या ये रियल थिंग्स थी? तो रियल थिंग्स नहीं थी, ये फ्रेडरिक सोरियो का विजुलाइजेशन था। अब बोल रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कौन से दो कंट्री थे जो क्रॉस कर गए थे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। ये दो कंट्री जो थे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो आपका 1779 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हो गया, इसके कॉलोनी जो फ्री हो गए। एक चीज हम लोग क्लास 9th में जाने कि लुई 16 का इसमें योगदान था।
स्विट्जरलैंड भी इस टाइम तक फ्री हो गया था। तो ये दो कंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं, मतलब यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन बन चुके हैं। नेशन स्टेट वाली आइडेंटिटी इनके पास आ गई, विच बाय द टाइम वे आर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, यानी कि 1848 तक ये क्या बन गए थे। 1848 जो फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग के विजुअलाइजेशन का टाइम था, इस समय तक ये नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफिकेबल बाय रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। जैसे जो फ्रांस है, इसका जो फ्लैग का कलर है वो ट्राई कलर है। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ जर्मन फ्लैग ऑन दैट टाइम। द कलर ऑफ जर्मन फ्लैग ऑन दैट टाइम इज ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। Following the German peoples are the people of Austria, the kingdom of the two Sicily, Lombardy and Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूरोप के जितने भी नेशंस हैं उन सारे नेशंस को डिस्क्राइब किया गया है कि ये सारे नेशंस जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे हैं फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंटिंग में, जो उन्होंने पेंट किया था, जो उनका यूटोपियन विजन था, जो उनकी काल्पनिक चीजें थी, उसमें ये सारे लोग जो है, ये सारे कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो किधर मूव कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। इसी उसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, जबकि दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ मेन राइट्स है। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी लुइस 16 ने गिफ्ट किया था किसको, यूएसए को। और इसकी इस एक्टिविटी से फ्रांस डेप्ट में गया था। क्लास 9 में हम लोग अच्छा से जिक्र किए हुए हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर टर्म क्या है, द फ्रेंच फिलोसफर अर्नेस्ट रेनन। फ्रांस के एक फिलोसफर थे अर्नेस्ट रेनर, और अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग एक नेशन स्टेट की आइडेंटिटी क्या होती है, व्हाट वाज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन दैट टाइम बाय अर्नेस्ट रेनन, outlined his understanding of what makes a nation. The lecture was subsequently published as a famous every is a nation is formed by a common language, race, religion और territory। अगर कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कल्चर है, कॉमन टेरिटरी है, तो आप एक नेशन स्टेट बन सकते हैं। जैसे हम इंडिया को ले सकते हैं। इंडिया में भले ही डाइवर्सिटी है, बट इंडिया में बहुत सारी चीजें कॉमन है, जिस बेस पे हम इंडिया को एक यूनिफाइड नेशन कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन टेरिटरी को फॉलो करता है। बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी 1 मार्क में पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मीनिंग क्या होता है। प्लेबिसाइट का मीनिंग होता है कि डायरेक्ट लोगों का वोट लेना, कि वो किसके साइड है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज प्लेबिसाइट, इसको हम लोग प्लेबिसाइट बोलते हैं। A direct vote by which all the peoples of a region are asked to accept or reject a proposal। किसी प्रपोजल को वहां पर स्थित जो भी लोग हैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, ये प्लेबिसाइट डिटरमाइन करता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, जैसा कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 14 जुलाई को हुआ था, और ईयर जो था वो 1789 था। ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था किसकी गलतियों के कारण हुआ था, वो कौन सा अनकैपेबल रूलर था, तो ए भाई साहब आपके लुइस 16 थे। ठीक है, लुइस 16 थे, जिनके कारण, जो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिनके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। यहाँ पर लुइस 16 जो थे ऑटोक्रेटिक मोनार्की को प्रीफर करते थे, अनकंट्रोल पावर को शेयर करते थे। और जिसके रीजन, अगर हम लोग इसके पीछे के रीजन के बारे में जाने, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 4 मेन कॉजेस थे, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और इंटेलेक्चुअल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में जो भी इनके रूलर थे कंटिन्यू वॉर किए, जिसके कारण फ्रांस डेप्ट में गया। सोशल कॉज में फ्रांस की सोसाइटी जो थी 3 पार्ट में डिवाइड थी, क्लेर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, जिसमें सारा पावर जो था सेंट्रलाइज था नोबिलिटी और रॉयल फैमिली वालों के बीच में। ठीक है, नोबिलिटी और रॉयल फैमिली वाले जो थे उनके बीच में पावर सेंट्रलाइज था। पूरा कि इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक कॉज में जाएंगे तो 1789 तक फ्रांस में क्रॉप्स फेल हो गए, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, इसके साथ बैड हार्वेस्ट हो गया, राजा ने टैक्स इंक्रीज कर दिया। इंटेलेक्चुअल कॉज में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे फ्रांस में जो राजा के अगेंस्ट कॉलम लिखते थे, जिसके कारण लोगों के अंदर एक अलग आइडियोलॉजी डेवलप हो गया, क्योंकि फ्रांस में प्रिंट कल्चर काफी ज्यादा फ्लोराइज हो चुका था। The first clear expansion of nationalism came to be French Revolution in 1789। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आप बताइए 1789 में फ्रांस में
किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था? तो आंसर रहेगा इसका कि फ्रांस में 1789 तक एब्सोल्यूट मोनार्क था, जिसमें राजा अपने पास पावर को सेंट्रलाइज करके रखा था। द आइडिया ऑफ 1 मार्क फिर से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, एक्सप्लेनेशन जो बेस्ट होगा वो क्वेश्चन आंसर पे, इसके लिए हम लोग अलग क्वेश्चन आंसर सेशन भी लाएंगे। लेकिन टू द पॉइंट, क्या एग्जाम में आने वाला है और क्या चीज हम लोग को जानना परफेक्ट रहेगा, एक्सप्लेनेशन का मेन की टर्म रहता है। अब ला पार्टी का मतलब फादरलैंड होता है, ला पार्टी मतलब फादरलैंड होता है, और ला सिटीजन मतलब सिटीजन होता है। एम्फेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फ्रेडरिक सोरियो का भी यही विजुअलाइजेशन था कि पूरी यूरोप में इक्वालिटी प्रेफर कर दी जाए, पूरे यूरोप में इक्वालिटी बिफोर लॉ जो नेपोलियन कोड में भी आएगा उस चीज सिस्टम को लागू कर दिया जाए, हर किसी को सफरेज राइट्स दे दिया जाए? तो फ्रेडरिक सोरियो की विजुअलाइजेशन भी नियर अबाउट यही टर्म थे। तो एक की टर्म रहेगा कि एक एब्सोल्यूट मोनार्क से कैसे हम एक डेमोक्रेटिक नेशन की तरफ शिफ्ट करेंगे, और किस तरह के रिवॉल्यूशन होगा, क्या ये रिवॉल्यूशन रेडिकल होगा, या ये रिवॉल्यूशन जो होता है और नॉन वायलेंस को प्रेफर करते हुए भी हो सकता है। What a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standards. The State General was elected by the body of active citizens. स्टेट जनरल जो थे वो किनके द्वारा चूज किए जाते थे? एक्टिव सिटीजन के द्वारा। और एक्टिव सिटीजन फ्रांस में किसको बोलते थे? जिनका एक दिन का वेजेस, जो वर्कर्स क्लास है उनके 3 डेज के वेजेस के बराबर उनके वो टैक्स पे करते हो, तब जाकर के वो एक्टिव सिटीजन कहलाएंगे। और महिला जो थी या जो पुअर पीपल थे उनको पैसिव सिटीजन रखा गया, तो उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। और जिस स्टेट जनरल की अब बात कर रहे हैं, वो स्टेट जनरल जो है फ्रांस में 175 ईयर बाद बुलाई गई थी। कोई भी टैक्स इम्पोज करना रहता था, लागू करना रहता था, तो एक फॉर्मूला बड़ा इनका क्लियर था। ये आपके क्लर्जी को शो कर रहे हैं, और वन जो है इन नोबिलिटी को शो कर रहे हैं। इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के 1 वोट से ग्रेटर होता, तो इस पैटर्न पे फ्रांस में टैक्स इम्पोज किया जाता था। बट जो थर्ड स्टेट वाले थे, जो इस टाइम हाईली एग्रेसिव थे, जिनके पास 40,000 अलग अलग रीजन से लेटर था, उन्होंने सीधे डिमांड किया कि राजा अगर आपको रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रीफर करना पड़ेगा। यहाँ से जहाँ पे मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, थर्ड स्टेट वाले वहां से मूव करते हैं, नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं, टेनिस कोर्ट में जाते हैं और एक शपथ लेते हैं कि हम इसको तब तक डिसबैंड नहीं करेंगे जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाएगी। तो एक बात माइंड में लॉक कर लीजिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते थे, पैसिव सिटीजन एंड महिलाएं और वर्कर क्लास लोग वोटिंग नहीं कर सकते थे। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to be literate to the people of Europe from despotism. In other words, help other peoples of यूरोप टू बिकम नेशंस। जैसे पूरे यूरोपियन का डिमांड क्या था? पूरे यूरोपियन का डिमांड था कि हम एक नेशन स्टेट बनेंगे। और जो फ्रांस की डिमांड थी कि फ्रांस जिस एब्सोल्यूट मोनार्क को प्रीफर किया है, उस मोनार्क को खत्म करना है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाना है जिसमें हर किसी के पास राइट रहे, हम जो डेप्ट वाले प्रॉब्लम को फेस करें उस प्रॉब्लम से हट जाए। तो ये कुछ इस तरह की डिमांड रहेगी वहां के लोगों का रिवॉल्यूशन के टाइम में, स्पेशली थर्ड स्टेट वालों का। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up a Jacobin clubs. अब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखे थे कि एक क्लब सेटअप किया गया, किनके द्वारा सेटअप किया गया? वो क्लब थर्ड स्टेट वालों के द्वारा सेटअप किया गया। और उस क्लब की स्पेशलिटी क्या थी कि उसमें थर्ड स्टेट वाले थे, और रिवॉल्ट जो था वो रिच क्लास के अगेंस्ट हो रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक तरह से दर्पण दर्पण यानी कि मिरर माना जाता है दुनिया में जितने भी मॉडर्न टाइम में रिवॉल्यूशन हुए उसके लिए, कि आप एब्सोल्यूट मोनार्क के अगेंस्ट में प्रॉपर वे में रिवॉल्यूशन करके वहां की सत्ता, उनके जो अथॉरिटीज है उसको चेंज कर सकते हो। तो ये फ्रांस में लगी हुई आग पूरे यूरोप में फैल गई। वो हर नेशन जहां पे एब्सोल्यूट मोनार्क थी वहां पे जैकोबिन क्लब सेटअप हुआ, और जैकोबिन क्लब अपने लिए डिमांड कर रहे थे। और डिमांड भीख नहीं मांग रहे थे, रेडिकली डिमांड कर रहे थे, हार्डली पनिश कर रहे थे, मुठभेड़ कर रहे थे राजा के आर्मी से या मोनार्क आर्मी से। Their activities and campaigns prepared the way for French army which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in 1790s। एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि स्टार्टिंग स्टेज में
नेपोलियन की आर्मी का वेलकम किया गया, लेकिन बाद में चल करके वही लोग जो वेलकम किए थे अपोज करने लगे। तो इसके पीछे एक बड़ा सा रीजन है, और रीजन है कि स्टार्टिंग स्टेज में नेपोलियन को देख करके लोगों को लगा कि उनकी लाइफ की जो मिजरी है, कष्टदायक कंडीशन है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऊपर से नेपोलियन की आर्मी उनके लोकल मैटर्स में इंटरफेयर करने लगी, बहुत सारे रूल को इम्पोज करना स्टार्ट कर दिए। और उस सिचुएशन में एक कॉन्सेप्ट है कि जो लोग वेलकम किए थे वही लोग अपोज करने लगे। एक फेमस सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज नेपोलियनिक सिविल कोड। ये याद ही रखिएगा आप कि नेपोलियनिक सिविल कोड में डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। अगर आपको बर्थ के आधार पर प्रिविलेज मिला हुआ है, तो उस प्रिविलेज को खत्म कर दिया जाएगा। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल रहेगा। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक। ये जो रीजन्स थे वो फ्रेंच कंट्रोल वाला रीजन्स था। तो वहां पर नेपोलियन जब अपने अपने कंट्रोल में लिया तो वहां पर बहुत सारे चेंजेस किया। जिस चर्चेज को रॉबिस्पियर ने तुड़वाया था, उस चर्चेज को रिफॉर्म किया, फिर से बनवाया नेपोलियन। नेपोलियन अपने यहाँ के जो फार्मर थे उनको शॉर्ट टर्म में कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता था। नेपोलियन इरिगेशन के अलग अलग सिस्टम्स डेवलप किया। इन द टाउन्स टू गिल्ड्स restrictions were removed, transport and communication systems were imparted, peasants, artisans, workers and new businessmen। यानी कि जो भी उसकी सोसाइटी में अलग अलग ऑक्यूपेशंस वाले भी लोग थे, उन सारे लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया नेपोलियन। ऐसा नहीं कि चर्चेज वालों से उनको प्रॉब्लम थे तो चर्च के और चर्च से रिलेटेड लोगों को हार्डली पनिश किया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया। इसीलिए एज ए डिक्टेटर जब 1799 में अपने आप को फ्रांस का राजा और डिक्लेयर करेगा, तब तक नेपोलियन को कोई अपोज नहीं करता। और इसके पीछे मेन रीजन रहता है कि नेपोलियन ऐसे सडन चेंजेस किए थे। फ्रांस जब डेप्ट में था, उस समय फ्रांस को बहुत सारा बैटल जितवाया था। तो इस तरह के कुछ सिचुएशन से नेपोलियन फ्रांस और फ्रांस के लोगों को बाहर निकाला था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशंस में नेपोलियन ने सडन और बहुत सारे चेंजेस किया। और एक और बात, कंजर्वेटिव रिगाइम्स यानी कि जो ओल्ड अथॉरिटीज थी उसके अगेंस्ट में जाकर चेंजेस किया। ये ओल्ड अथॉरिटी इतनी चेंजेस नहीं करती थी। इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिम्प्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज। सर्फडम और मैनुअल ड्यूज को खत्म कर दिया गया। सर्फडम, सर्फ मतलब गुलामी, सर्फ मतलब गुलाम, और सर्फडम मतलब गुलामी। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की चेंजेस किए गए। In the towns, two guilds restrictions were removed, transport and communication systems were improved, peasants, artisans, workers and new business, peasants, artisans, workers और नए बिजनेसमैन भी यहाँ पर अलग अलग ऑक्यूपेशंस को चूज कर रहे थे। ट्रेड गिल्ड्स भी फ्लोराइज था, ट्रेड गिल्ड्स को भी बैन कर दिया नेपोलियन ने। आप 1 मिनट का टाइम दे दो, थोड़ा सा पानी पियेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और प्यास बहुत लगी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर आए कि नेपोलियन के क्या सडन चेंजेस थे, तो नेपोलियन के चेंजेस को हम लोग यहाँ पर देखे। ठीक है, नेपोलियन के चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर देंगे। नेपोलियन के चेंजेस 3 मेन चेंजेस थे, उसके बाद जो भी चेंजेस हुआ है उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। थर्ड में इसका कि ड्रॉबैक क्या थे नेपोलियन कोड के, तो इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया गया था। सेंसरशिप हर चीज पे लगा दिया गया था कि अगर कोई भी चीज आपको पब्लिश करना है तो अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कंक्वर द रेस्ट ऑफ यूरोप। लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में डाला गया ताकि यूरोप पे कंट्रोल किया जा सके। The advantage and administrative changes, the French armies were welcomed as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm
soon turned into the hostility as it becomes clear that new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. एक चीज और, ये आपको अभी समझा है कि जिस आर्मी को लोगों ने इज्जत दी, लोगों ने इम्पोर्टेंस दी, लोगों ने वेलकम किया, उसी को कुछ दिन बाद अपोज कर दी क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रहे थे और बहुत सारी ऑटोक्रेटिक चीजें कर रहे थे जिसके अगेंस्ट इनको जाना पड़ा। तो इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप फोर्स एंड कंस्ट्रक्शंस, ये वाले पॉइंट्स आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ अलग से जो साइड में डेट दिया हुआ है उसकी चर्चा करने की जरूरत है, उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में से एक है आपका कि 1797 में नेपोलियन अटैक करता है इटली पे और कंट्रोल भी करता है। फ्रांस को डेप्ट में रहते हुए उसने बहुत सारी लड़ाई जितवाई थी फ्रांस को। 1797 में नेपोलियन इमीडिएटली नेपोलियन वॉर्स बिगेन 1814 टू 1815 और इस वॉर में नेपोलियन हार जाएगा, इसको बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, वाटरलू का बैटल बोलेंगे। उसके बाद नेपोलियन को प्रिजन जेल में डाल दिया जाता है। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन। अच्छा, एक ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो था इस टाइम में ना स्टार्ट होकर के ग्रीक जो इंडिपेंडेंस था वो 1821 में हुआ था, ठीक है। वियना कांग्रेस की बात करेंगे तो 1815 में हुआ था वियना कांग्रेस, ठीक है। और इसी कांग्रेस में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हारा था। अच्छा, हुआ क्या था उस समय? अगर मान लीजिए कंजर्वेटिव रिगाइम्स यानी कि जो ओल्ड ऑटोक्रेटिक मोनार्की वो सेटअप हो जाए तो क्या ड्रॉबैक रहेगा? Revolutionaries in Europe, artisans, industrial workers, and peasants revolt against economic hardship. Middle classes demand constructions and representative governments. मिडिल क्लास जो थे वो डिमांड करते थे कॉन्स्टिट्यूशंस को, नॉट कंस्ट्रक्शंस, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशंस को और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। इटालियन जर्मन्स मैग्यार, मैग्यार्स मतलब जो हंगरी वाले थे वो मोर देन 50% मैग्यार लैंग्वेज को बोलते थे। पोल्स थे, चेक्स थे, एक्सेट्रा डिमांड नेशन स्टेट इन 18, और ये क्या डिमांड कर रहे थे? ये नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। इटली का यूनिफिकेशन का टाइमिंग है 1859 टू 1870। अगर हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो 1866 टू 1871 आता है। स्लेव नेशनलिस्ट हम किनको बोलते हैं? हैम्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर वाले जो थे 1905 में एक रिवॉल्ट होता है और उसमें स्लेव नेशनलिस्ट जो थे उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बाल्कन रीजन वाला कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें ऐड होगा। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. ये हैम्सबर्ग एम्पायर जो था स्पेशली ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल करता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजन्स थे पैचवर्क वाले, उस रीजन पे भी रूल करता था। इट इंक्लूड्स अल्पाइन रीजन्स। अल्पाइन रीजन्स मतलब अल्प्स माउंटेन में जो छोटे छोटे वेजिटेशंस पाए जाते हैं उस रीजन को अल्पाइन रीजन कहते हैं। द ट्रायल ऑस्ट्रिया एंड द स्विट्जरलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली। बोहेमिया में एरिस्टोक्रेसी क्या थे? प्रीडोमिनेंटली थे जर्मन स्पीकिंग इट। ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया, वहाँ पर इटालियन लैंग्वेज को बोला जाता था। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यूरोप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, किस बेस पे? लैंग्वेज के बेस पे। The aristocracy and new middle class socially and politically landed aristocrats was the dominant class on the continent. The members of class were united by common way of life that cut across the region. यहाँ के लोग जो थे, इधर देख लीजिए, एरिस्टोक्रेसी जो थी वो डोमिनेंट क्लास थी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ, इनकी कॉमन वे होती थी, ये अलग अलग ड्रेस पहनते थे। जो सोशल स्ट्रक्चर जो नॉर्मल लोग थे थर्ड स्टेट वाले तो उनसे अलग रहते थे, इनका लाइफ स्टाइल अलग था टोटली। They owned estates in countryside and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and high society. ये लोग क्या करते थे? कंट्री साइड में भी इनके पास होम होता था, इसके अलावा अर्बन रीजन में भी इनके पास होम होता था। और ये फ्रेंच बोलते थे अपनी डिप्लोमेसी को शो करने के लिए, अपनी सुपरिटी को शो करने के लिए, लोकल लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज दिस, और इसमें से बहुत सारी फैमिली जो थी एक दूसरे से मैरिज अलायंस बना लेती थी। और पुराने टाइम में इंडियन रूलर भी मैरिज अलायंस बना। इससे क्या होता है कि आपके जो
फ्रेंड है सर्कल है वो बढ़ जाती है और आपकी इनेमी की संख्या जो है कम हो जाती है। देखिए वेस्टर्न पार्ट जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर यूरोप का एक डायग्राम बना लिए, ठीक है। तो यूरोप का कौन सा पार्ट था जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज था? यूरोप का वेस्टर्न पार्ट था वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज था। ईस्टर्न पार्ट में मैक्सिमम पार्ट में कौन लाइज करता था? मैक्सिमम पार्ट में रसिया लाइज करता था, ठीक है। तो रशिया जो था एग्रीकल्चरल लैंड नहीं था इसके पास, ये पूरी तरह से स्नो रीजन था। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट था ये इंडस्ट्रियलाइज थे, हाईली डेवलप्ड थे। इस एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका इंग्लैंड हो गया, या इस रीजन में फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये हाईली डेवलप्ड रीजन थे। ये लोग कर क्या रहे थे? इंडस्ट्री सेटअप करके अपनी इनकम को इम्प्रूव कर लिए थे काफी ज्यादा। और अगर इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि टाउन सेटअप होंगे, और टाउन सेटअप होगा तो इनकी लाइफ स्टाइल अपने आप इम्प्रूव हो ही जाएगी। अब इसमें बोले वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। अगर आपका ट्रेड बढ़ रहा है तो टाउन्स इमर्ज होगा, टाउन्स इमर्ज होगा तो कमर्शियल क्लासेस बढ़ेंगे, व्हिच एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। और इसका एग्जिस्टेंस जो था वो किस चीज पे बेस्ड था? प्रोडक्शन फॉर मार्केट, मार्केट के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी, यानी कि एक ईयर डिटरमाइन करेंगे कि इन विच ईयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप इन यूरोप 1730s में, और किस तरह की इंडस्ट्री डेवलप हुई स्टार्टिंग स्टेज में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई इंग्लैंड में। आफ्टर 100 ईयर्स बाद फिर से आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई। बट अगर हम जर्मनी की बात करते हैं या हम बात करते हैं फ्रांस की, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बाद में चल करके डेवलप हुई मोर देन 100 ईयर्स बाद। फ्रांस या जर्मनी जो रीजन्स थे वहां पर। एक और बात, बाद में चल करके इंग्लैंड को स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी जो था केमिकल या जो इंडस्ट्रियल गुड्स था इंग्लैंड के कंपेयर में अच्छे क्वालिटी का बना रहा था, प्राइस भी कम था। तो सिंपल सा बात था, जर्मन गुड्स का डिमांड पूरे वर्ल्ड मार्केट में बढ़ गया। और इसीलिए जर्मनी को इंग्लैंड अपना आर्क इनेमी समझ रहा था और लड़ने के फिराक में था कि किस तरह से जर्मनी को रिप्रेस कर दिया जाए, उसको इकोनॉमिकली वीक कर दिया जाए, उस पर अटैक करके उसके रिसोर्सेज को खत्म कर दिया जाए, ताकि इंग्लैंड को किसी से कंपटीशन फेस न करना पड़े। Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. यूरोप में किस तरह की आइडियोलॉजी रिफ्लोराइज हो रही थी? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम, एक तरह से आजादी चाहिए थी। ये एरिस्टोक्रेट्स के चुंगल में बहुत ज्यादा दिन तक रह लिए, तो इनको चाहिए फ्रीडम। लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट्स लिबर मीनिंग फ्री। और इसमें वो किसी तरह का इंटरप्शन नहीं चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक मोनार्क हमको कंट्रोल करे, मुझे अब चाहिए फ्रीडम पूरी तरह से। वो मूवी में आप देखो ना, अब चाहिए फुल इज्जत। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या ये लाइन सुना सुना नहीं लग रहा? क्या ये लाइन नेपोलियनिक कोड में नहीं था जिसमें फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की बात चल रही थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात चल रही थी? पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, बल्कि कॉन्सेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बेस्ड रहेगी आपकी इक्वालिटी पे, जो गवर्नमेंट सफरेज राइट्स देगी, जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी, जो गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक नहीं होगी। इस तरह की रिगाइम्स सेटअप करने की बात पूरे यूरोप में की जा रही थी। अब सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज मतलब होता है वोटिंग राइट, द राइट टू वोट। एक चीज और, अब फ्रांस जो होगा, फ्रांस में वोटिंग राइट अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो 1946। When did French women got right to vote? 1946. When did USA women right to vote? 1920. And when did UK women right to vote? And the year was 1928. French, which marked the first political experiments in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owners। एक चीज तो हम लोग का क्लियर है, पहले भी डिस्कस किए हुए कि फ्रांस में वोटिंग राइट किसको था? फ्रांस में जो एक्टिव सिटीजन थे, एक्टिव सिटीजन के पास ही वोटिंग राइट था, और किसी के पास वोटिंग राइट नहीं था। और एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के डिफरेंसेस हम लोग जानते हैं कि 3 डेज 3 डेज के जो लेबर के वेजेस थे उनके वेजेस के बराबर अगर ये टैक्स पे करते हैं तब ये जाकर के एक्टिव सिटीजन बनेंगे, और तभी इनको वोटिंग राइट मिलेगा।
In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolitions of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. जैसे पहले मेन प्रॉब्लम क्या था? मेन प्रॉब्लम था ट्रेड का। ट्रेड प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, गुड्स या कैपिटल का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब टैरिफ बैरियर्स थे। ट्रेड को फोराइज या ट्रेड को रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सेटअप होने के बाद ऐसी ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करेगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. एक नया मिडिल क्लास डेवलप हो रहा था। इनकी लाइफ स्टाइल भी जो लोअर मिडिल क्लास थे उनसे अच्छी थी। ड्यू टू हेल्प ऑफ ट्रेड ये अच्छी खासी इनकम किए थे, या अगर इंडस्ट्री सेटअप कर लिए तो ये पूरी तरह से रॉयल फैमिली वालों की तरह एरिस्टोक्रेट्स लाइफ स्पेंड करने लगे। देखिए, जर्मनी में क्या था? जर्मनी में मान लीजिए कि हम कुछ स्टेट्स ऐसे डिवाइड करते हैं। ये स्टेट हो गया, तो जर्मनी में क्या था कि इस स्टेट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेट में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि ट्रेडर्स अगले स्टेट्स में अपना टैक्स जो दिया है उसको ऐड करके सेल करेगा गुड्स को अगले स्टेट में। ऐसे तो करके ट्रेडर्स के गुड्स का प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाता था और लोग परचेज नहीं कर पाते थे, तो ट्रेडर्स को तो लॉस ही लॉस था। एक सिंपल कॉन्सेप्ट। वो अगर मान लीजिए कि सारे जो ये रीजन है इसको हटा देते और एक कॉमन एक नेशन स्टेट बनाते, तो एक आपका टैक्स लगेगा, मान लीजिए 10% ही लगेगा। 10% भी इसके कंपेयर में काफी कम है, आसानी से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इले? इले क्या था? इले वाज अ मेजरिंग यूनिट्स, और इले 15 इले को अलग अलग स्टेट में जाने के बाद इसका मेजरिंग वैल्यू डिफरेंट हो जाते थे। इसीलिए 54.7 सेंटीमीटर हो जाता था फ्रैंकफर्ट में, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर हो जाता था, न्यूमरबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर हो जाता था, और फेरीबर्ग में 53.5। तो अलग अलग रीजन्स में इले का वैल्यू डिफरेंट हो जाता था। अब क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज जोल्वेरिन? जोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन। जोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन था, वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइंड द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स। एक कहां पर? तो जर्मनी का जो सबसे पावरफुल स्टेट था प्रशिया, वहां पर जोल्वेरिन सेटअप हुआ। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from 30 to 2। ये यूनियन जो है टैरिफ बैरियर, ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉर्ट आउट किया, करेंसी को 30 से 2 किया। जितना कम करेंसी ट्रेड उतना आसान, जितना डिफरेंट करेंसी ट्रेड उतना कॉम्प्लिकेटेड। तो एक नेशन स्टेट बनने के बाद कुछ सिलेक्टेड करेंसी, नियरली एक ही करेंसी रहता है और उस रीजन में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करेंसीज अलग यूज कीजिएगा, मेजिंग यूनिट्स अलग यूज कीजिएगा, अलग अलग टैक्स लीजिएगा, इस सेंस में ट्रेड नहीं हो पाएगा। और जोल्वेरिन ने इन्हीं सब चीजों को खत्म किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज बनवाए, रेलवेज इंप्रूव किया, ताकि अच्छा से आप ट्रेड कर सके। और इसके फलस्वरूप जो जर्मन नेशंस थे, जर्मनी या उसके आसपास वाले स्टेट में ट्रेड काफी ज्यादा फ्लोराइज हुआ। न्यू कंजर्वेटिव रिगाइम्स आफ्टर 1815। एक नई गवर्नमेंट बनी 1815 के बाद, और इसको कंजर्वेटिव रिगाइम्स बोलते हैं। और कंजर्वेटिव रिगाइम्स का मतलब क्या था? ओल्ड ऑटोक्रेटिक फॉर्म को फॉलो करेगी। कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक शुड बी प्रिजर्व्ड। जो पुरानी ट्रेडिशंस थी, जो ऑटोक्रेटिक थी, जो अनकंट्रोल्ड डेस्पोटिक आइडियोलॉजी को प्रेफर करते थे, उस आइडियोलॉजी को सेटअप किया जाता है। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। कंजर्वेटिव जो रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम उस समय में जाए जिस समय रिवॉल्यूशंस में एक कंजर्वेटिव रिगाइम्स के राजा रानी को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये चाहते थे कि वो क्या अच्छा राज होता था जिसमें उस पावर को सेंट्रलाइज रखते थे, लोगों पे रूल करते थे, उस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अब वो चाहते थे। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में नियर अबाउट 20 ईयर्स का गैप हो गया था इनके क्या इनके ऑटोक्रेटिक फॉर्म में। और सब नेबरिंग स्टेट में था मोनार्की, लेकिन इनके पास मोनार्कियल गवर्नमेंट नहीं थी। 1815 में कंजर्वेटिव रिगाइम सेटअप किया जाता है। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये चार कंट्री हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसको हराने के लिए? नेपोलियन को हराने के लिए। और एक ट्रीटी होती है ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में। कब होती है ट्रीटी? 1815 में ट्रीटी होती है। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिस। और उस कांग्रेस को, जिसको हम लोग वियना कांग्रेस बोलते हैं, किसने होस्ट किया? उसका नाम था ड्यूक मेटरनिस। उसने कांग्रेस को होस्ट किया। किस कांग्रेस को? वियना कांग्रेस को। कहां पर? तो ऑस्ट्रिया में। कौन से कंट्री पार्टिसिपेट किए थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। ईयर क्या था? ईयर 1815 था।
क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर कंजर्वेटिव रिगाइम सेटअप हो जाने के बाद क्या चेंजेस हुआ, तो बर्बन डायनेस्टी जो रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में 1793 में लुइस 16 को गिलोटाइन कर दिया गया था, उसको इम्पोज किया गया। जो डिपोज किया गया था बर्बन डायनेस्टी को, उसको इम्पोज किया गया क्योंकि मामा लगता था कौन, ड्यूक मेटरनिच किसका, लुइस 17 का। और लुइस 17 को फ्रांस का राजा बना दिया गया। फ्रांस की बाउंड्री को फिक्स कर दिया गया ताकि फ्यूचर में एक्सपेंशन न करे। ये वो बाउंड्री थी जिसको नेपोलियन ने अपने दम पे जीता था। और जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे वियना कांग्रेस में, उनके बीच में नेपोलियन के द्वारा जीते हुए जो टेरिटरीज थी, जो उसका कंट्रोल था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नीदरलैंड विच वाज इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनेवा वाज एडेड टू द पिडमोंट ऑफ द साउथ। जैसे प्रशिया को इंपॉर्टेंट टेरिटरी दिया गया, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया को बोला गया कि आप नदर्न इटली पे कंट्रोल करो। तो जो भी कंट्री पार्टिसिपेट किए थे उनको अच्छी खासी प्रोविंसेस मिली, और उस प्रोविंसेस से वो कुछ दिनों तक अच्छा खासा इनकम भी जनरेट किया। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसको हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। इसके बाद आपका 2 पार्ट रिमेनिंग है। और जैसे ही सेकंड पार्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो सेकंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। एक बात और, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपको रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाना है तो आप हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप पे 24x7 हम लोग अवेलेबल हैं आपके किसी भी तरह के डाउट के सॉल्यूशन के लिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ करके रेगुलर इंटरवल में आप पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर या नोट्स ले सकते हैं। अभी हम लोग का ऐप का मेंटेनेंस चल रहा है, जैसे मेंटेनेंस कंप्लीट होता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सारा चीज आपके एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज है वो ऐप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।